हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र दिस साइड फ्रॉम CGT चैल ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए हम नए हैं। पिछले 2-3 सालों से हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और इस दौरान हमने बहुत से लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हुए उनका एक्सपीरियंस लिया है। इस एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि लगभग 85% लोगों को ट्रेडिंग का बेसिक नहीं पता, बट फिर भी वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। और आज हम बहुत से लोग इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बेसिक नॉलेज ना होने के कारण उनका जो सपना है, ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम इन सेशनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो सो वेलकम CGT ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और आप इन सेशनों को एंजॉय करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को विद ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज का हमारा थर्ड सेशन होगा। इस सेशन से पहले हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सेकंड सेशन के बारे में बता दूं कि हमने सेकंड सेशन में क्या कवर किया था। सेकंड सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैंडल्स ऑन कलर बेस्ड एंड स्ट्रक्चर बेस्ड। कलर बेस्ड मैंने आपको बताया था कि 2 कलर्स की कैंडल होती है चार्ट पर, वन इज रेड देन इज ग्रीन। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ओपन हाई लो क्लोज। फिर हमने उन कैंडल्स को स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया था। स्ट्रक्चर के बेस पर भी 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, वन इज एक्साइटिंग, सेकंड इज नॉन एक्साइटिंग, जिसको हम बेस कैंडल भी बोलते हैं। एक्साइटिंग कैंडल में मैंने आपको बताया था जिस भी कैंडल्स का बॉडी पार्ट ज्यादा होगा किससे 50% रेंज ऑफ द कैंडल से, तो वो एक्साइटिंग कैंडल मानी जाएगी। और बेस कैंडल मैंने आपको बताया था जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट छोटा होगा किससे 50% रेंज ऑफ द कैंडल से, तो वो कैंडल बेस कैंडल मानी जाएगी। इतना हमने सेकंड सेशन में कवर किया था। जो कोई इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है, थर्ड सेशन को, मैं उसे बताना चाहता हूँ इससे पहले हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज पहले आप उन दोनों सेशन को सुने, अदरवाइज थर्ड सेशन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट सेशन आपको बताया था, फर्स्ट सेशन में जो चीजें आपको बताई थी, कुछ रूल्स बताए थे, वो भी आप फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बताया था। आपने डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा लिया होगा और ट्रेड टाइगर को डाउनलोड करके उसकी सेटिंग्स भी चेंज करके आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। और जिस भी किसी ने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है वो प्लीज डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं और जल्द ही जल्द ट्रेड टाइगर को डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि हम डे टू डे ग्रो करते जाएं। ठीक है। थर्ड सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और दोबारा बताना चाहता हूं कि कुछ भी थर्ड सेशन का आपने नोट नहीं करना, बस इसको ध्यान से सुने। और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपने इसका रिवीजन करना है। रिवीजन करते टाइम आपने एक हैंड पे नोट्स जरूर बनाने हैं और कोशिश करें एक ही बार में एक ही सेशन को कंप्लीट देखें, ताकि चीजें आपको कवर होती जाएं। और ये जो सेशन मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए, ये सेशन एक दूसरे के लिंक है, तो प्लीज कोई भी सेशन स्किप ना करें, फर्स्ट सेशन से शुरू करें। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो थर्ड सेशन है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैंडल।
मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम मेंशन कर देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स हम इस सेशन में पढ़ेंगे। मैं चीजें थोड़ा आज थ्योरेटिकल आपको नोट करवाऊंगा, उसके बाद मैं उनको एक एग्जाम्पल से उनको समझाऊंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें। सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट चीजें कवर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें ताकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन बना रहे। ठीक है, मैंने बोला कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। फॉर्मेशन के बेस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्साइटिंग कैंडल है और बेस कैंडल है, मतलब एक्साइटिंग कैंडल और जो नॉन एक्साइटिंग कैंडल है, उन कैंडल्स का ही फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें पहले यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, उसके बाद मैं इसके बारे में समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल पहला हम पढ़ेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फर्स्ट जो है, और जो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, और जो थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ बेस कैंडल, जिसको आप नॉन एक्साइटिंग कैंडल भी बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, और जो थर्ड है वो फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, आई बात सुन। अब मैं थोड़ा इसको तीनों को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का जो फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे तीनों में डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल शो करती है, जो फर्स्ट इसका जो डिफरेंशिएट पार्ट है इसको, ये है नंबर ऑफ वायर इज मोर देन नंबर ऑफ सेलर। जब भी नंबर ऑफ वायर ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ सेलर से, तो वो जो उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी। ठीक है, जिस भी कैंडल में। अब सेकंड जो है रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये शो करती है कि नंबर ऑफ वायर सेलर इज मोर देन नंबर ऑफ वायर। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वायर ज्यादा नंबर ऑफ वायर ज्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ, ओ सॉरी, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ वायर से। ठीक है, और ये जो शो कर रही है कैंडल, फर्स्ट है इसका भी, इसमें नंबर ऑफ वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। ये जो बेस कैंडल शो करती है, ये करती है कि इसमें नंबर ऑफ जो सेलर हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ वायर के। यहाँ पे मैंने पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग लेनी है। ठीक है, कौन सी कैंडल लेनी है, एक्साइटिंग कैंडल लेनी है। जो एक्साइटिंग कैंडल क्या शो करती है,
और जो रेड कैंडल है वो ये इस टाइप का होता है फॉर्मेशन, जो एक्साइटिंग कैंडल है, जो रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। और जो बेस कैंडल है, ये जो कैंडल है ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। ये जो कैंडल मैंने अभी बनाई फर्स्ट में, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। और ये जो बेस कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर ऑफ बायर क्या होते हैं ज्यादा, किससे? नंबर ऑफ सेलर से। जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल किसको शो करती है? इसका जो फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ बायर क्या होते हैं ज्यादा। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बायर इज मोर देन किससे? सेलर से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बायर मान लेता हूँ, 10 लाख बायर हैं और जो सेलर हैं वो 5 लाख। ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला? सेलर इज मोर देन किससे? बायर से। ठीक है। और मैं सेलर मान लेता हूँ 10 लाख, और जो बायर हैं उनको मान लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख। ठीक है। इसमें क्या होता है? बायर बायर अगर इक्वल हो, बायर और सेलर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट क्या है कि इक्वल का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट, जैसे कि 100 ही बायर है और 100 ही सेलर है, नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे डाटा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इस टाइप से, बायर सेलर इक्वल होते हैं। ठीक है। मान लेते हैं बायर अगर 1 लाख है, ठीक है, और सेलर क्या है? सेलर अगर 90 के है, सेलर अगर कम है, तो ये कैंडल क्या शो कर रही है? सेलर अगर 2000 कम है, तो इसमें कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन बेस कैंडल। आई बात समझ? अगर मैं इसको उल्टा भी मान सकता हूं कि 90 के बायर हैं और 90 के बायर हैं, बायर अगर ज्यादा होंगे, और 1 लाख क्या है? सेलर है, तो कौन सी कैंडल बनेगी? मैं इसके बाद बायर अगर कम हो गए तो, और सेलर ज्यादा हो गए, तो कौन सी कैंडल बनेगी? रेड। रेड बेस कैंडल। आई बात समझ? सॉरी, ये उल्टा हो गया कि निशान? अब सही है? ये वाला सही नहीं है अभी। इसमें आएगा लेस देन वाला। ठीक है। अब ठीक है। कितना बार एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल क्या आता है? नंबर ऑफ बायर ज्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ सेलर से। जो रेड कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ बायर से। और जो बेस कैंडल होता है, इसमें बायर और सेलर लगभग इक्वल ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। जैसे कि 1 लाख बायर हो गए, 90 के, 98 के सेलर हो गए। अगर सेलर कम है 2000 किससे? बायर से, तो ग्रीन बेस कैंडल बनेगी। अगर बायर कम है किससे? सेलर से, कितने? 2000, तो रेड बेस कैंडल बनेगी। ठीक है। जब सेलर और बायर में जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा, तो एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत कम अंतर, बहुत। ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट है, अगर बायर किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, तो उस चीज की क्या होती है? जिस मार्केट में ज्यादा डिमांड, क्या होती है? डिमांड ज्यादा होती है किससे? सप्लाई से। जो मैंने अभी बताया कि जो अगर बायर ज्यादा होंगे, किसके कंपेयर? सेलर के कंपेयर। तो बायर अगर ज्यादा होंगे, तो उसकी चीज की, उस चीज की क्या होगी? मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होने के कारण सप्लाई कम होगी। तब ये जो डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो जो किसी चीज की, तो वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल
का फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। और ये सेकंड मैंने आपको बताया, किसी चीज की अगर किसी चीज में अगर सेलर बेचने वाले ज्यादा हैं और बायर खरीदने वाले कम हैं तो क्या होगा, उस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है। किसकी कंपेयर? डिमांड की कंपेयर। आई बात समझ में? सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई, जो रेड एक्साइटिंग कैंडल है ये क्या शो कर रही है, सप्लाई ज्यादा किससे, डिमांड से, ठीक है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट आएगा, इसमें मैं बोल सकता हूं कि डिमांड इज इक्वल सप्लाई। आई बात समझ में? देखो किसी चीज के बायर, देखो किसी भी चीज के बायर ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सप्लाई कम होगी अगर डिमांड ज्यादा होगी तो। दूसरी, अगर उस किसी चीज के सेलर बेचने वाले ज्यादा हैं तो उस चीज की क्या होगी, ज्यादा सप्लाई ज्यादा होगी। किसकी कंपेयर? डिमांड की कंपेयर। और किसी चीज में बायर और सेलर लगभग इक्वल है तो डिमांड भी और सप्लाई भी क्या रहेगी, इक्वल। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं टोमेटो को लेता हूँ। टोमेटो में क्या होता है, जब इसके जो बायर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं बट इसकी सप्लाई कम हो जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत कम सप्लाई होती है, तो उसका क्या होता है, डिमांड तो ज्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होगा थर्ड पॉइंट में? थर्ड पॉइंट में बोला क्या होगा, प्राइस विल बी इंक्रीज। किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, प्राइस विल बी इंक्रीज, या बोल सकते हैं अप, ठीक है। किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो प्राइस विल बी इंक्रीज होंगे। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होगा, प्राइस विल बी डिक्रीज या डाउन। आई बात समझ में? किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड के कंपेयर तो प्राइस क्या होगा, डाउन आएगा। और इसमें क्या होगा, थर्ड में बेस कैंडल क्या शो कर रही है, प्राइस विल बी स्टेबल इन ए रेंज। प्राइस किस में स्टेबल रहेगी, एक रेंज में स्टेबल रहेगी। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको लेता हूं टोमेटो का, टोमेटो का एग्जांपल लेता हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। टोमेटो को खरीदने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं तो उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगी, उसकी डिमांड तो ज्यादा होगी मार्केट में। किसकी कंपेयर, सप्लाई की कंपेयर। अगर किसी चीज की डिमांड ही ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, अप जाएगा उसका। अगर किसी चीज के सेलर ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा हैं खरीदने वालों की कंपेयर, तो उसकी क्या होगी, सप्लाई तो ज्यादा होगी बट डिमांड कम होगी। और डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत है मार्केट में, खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा कोई। तो ये क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, बिक जाएगा इनका भी। अब थर्ड मैंने बताते जो बेस कैंडल क्या शो करती है, इसमें कि नंबर ऑफ बायर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सेलर के। जो बायर और सेलर की लगभग क्या होती है, फाइट होती है। इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई भी इक्वल होते हैं। और प्राइस क्या होता है, एक स्टेबल रहेगा कि एक रेंज में। मैं फॉर एग्जांपल के आपको लिए आपको अभी टोमेटो का एग्जांपल लेके आपको मैं क्लियर कराता हूँ। अभी टोमेटो का जो प्राइस है एक स्टेबल रेंज में है, मतलब 40, 45 या 30 के आसपास चलता है। मतलब इसकी जितनी डिमांड है अभी उतनी ही सप्लाई है। समझ आए मेरी बात? और जब इसकी डिमांड, सप्लाई कम कर दी जाएगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, सप्लाई अगर कम कर दी जाएगी, डिमांड अगर सेम भी रहेगी, तो फिर भी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो क्या होगा, प्राइस डाउन आएंगे। आई बात समझ में? और जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या है,
ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्या करती है, इट शो द रिजल्ट फोर्थ पॉइंट में पहले बेस कैंडल का समझाना चाहूंगा आपको। मैंने आपको बताया प्राइस स्टेबल रहेगी एक रेंज में, मतलब डिमांड भी सप्लाई भी इक्वल रहेगी। अगर डिमांड सप्लाई इक्वल रहेगी तो जो बायर है और सेलर है वो क्या करेंगे, फाइट ही कर रहे हैं ना। कभी बायर बोल रहे हैं, तभी खरीदने वाले क्या कर रहे हैं, खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े ही ज्यादा, किससे, सेलर से। और कभी सेलर क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं बायर से। तो आसपास क्या कि इन दोनों की फाइट होती रहती है। जो बेस कैंडल शो कर रही है फाइट, तो मैं लिख देता हूं इट शो ओनली फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। आई बात समझ में? ये क्या शो कर रही है, फाइट शो कर रही है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जो बेस कैंडल है। अब बेस कैंडल है ये बायर और सेलर के बीच में फाइट शो कर रही है। और अगर बायर ज्यादा हो जाती है तो ये क्या होगा, जो फोर्थ पॉइंट, जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी फाइट के बाद, अगर कोई भी कैंडल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनेगी तो वो क्या करेगी, इट शो द रिजल्ट, इट शो द रिजल्ट ऑफ फाइट इन फेवर ऑफ बायर। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल अगर बन रही है तो वो क्या शो कर रही है, रिजल्ट शो कर रही है ना, कि यहाँ पे बायर जीत गए। मतलब बायर जीतने का मतलब बायर मेजोरिटी में आ गए। आई बात समझ में? इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये हमें बता रहा है इट शो द रिजल्ट ऑफ फाइट इन फेवर ऑफ सेलर। आई बात समझ में? अगर ये जो थ्योरी मैंने अभी आपको 4 पॉइंट क्लियर की बताए हैं, अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो ये पूरा जो सेशन है आपको विद इन 5 to 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं अभी थोड़ा दोबारा इनको समझाता हूँ। मैंने अभी तक बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कैंडल का फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेशन के में हम किस किस कैंडल को पढ़ने वाले हैं, जो एक तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है, और एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनती है, और एक जो टाइप की कैंडल बनती है वो क्या होता है, वो बेस कैंडल बनती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कैंडल होती है, एक्साइटिंग और नॉन एक्साइटिंग। आई बात समझ? एक्साइटिंग कैंडल में भी दो कलर हो गए ना, रेड एक्साइटिंग कैंडल और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। और जो नॉन एक्साइटिंग कैंडल थी वो तो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसका कोई मतलब नहीं, वो क्या शो कर रही है, वो एक टाइप से फाइट शो कर रही है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। मैंने अभी तक ये बता। बट अगर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही है तो ये रिजल्ट शो कर रही है किसका, किसके फेवर में, बायर के फेवर में। अगर रेड एक्साइटिंग कैंडल बन रही है तो ये रिजल्ट शो कर रही है कि कौन जीत गए, सेलर जीत गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने आपको पॉइंट पहला बताया कि नंबर ऑफ बायर इज मोर देन नंबर ऑफ सेलर। जो ग्रीन कैंडल शो करती है नंबर ऑफ बायर की मेजोरिटी को दिखाती है कि बायर इसमें ज्यादा होंगे, और जो रेड कैंडल शो करती है नंबर ऑफ सेलर को ज्यादा दिखाती है, किसकी कंपेयर, नंबर ऑफ बायर की कंपेयर, कि जो ये रेड कैंडल बनी है इसमें सेलर ज्यादा है किसके कंपेयर, बायर की, और जो बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा इनके अंदर। और अगर इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम मिलेगा, मतलब एक रेंज में, ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर फाइट करेंगे। ठीक है, तो कभी 1-2 हजार नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे, 1-2 हजार नंबर ऑफ बायर ज्यादा होंगे। अगर बायर ज्यादा होंगे, थोड़े ही ज्यादा होंगे, तो ग्रीन बेस कैंडल बनेगी ना। अगर सेलर ज्यादा होंगे तो रेड बेस कैंडल बनेगी ना। अगर इनके अंदर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 लाख बायर लिखी, यहाँ पे 2 लाख
50,000 में सेलर लिख देता हूं, तो हाफ डिफरेंस हो गया ना। जब इनके अंदर हाफ डिफरेंस हो गया तो ये क्या बनेगी, एक्साइटिंग कैंडल में आ जाएगी। बट अभी के लिए जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल का जो फॉर्मेशन है क्या शो करता है, जो बायर और सेलर की फाइट शो करता है, ये क्या है, ये रिजल्ट शो करता है किसके फेवर में, सेलर के, और ये बायर के फेवर में। सेकंड मैंने बताया, अगर किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा होंगे, किसके कंपेयर, बेचने वाले कंपेयर, तो उसकी चीज की डिमांड बढ़ेगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? यही मैंने अभी इसमें समझा रेड में, किसी चीज के को बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले के कंपेयर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड के कंपेयर, तो प्राइस क्या होगा, डाउन आएगा ना। और फिर मैंने बताया कि डिमांड अगर डिमांड बायर और सेलर लगभग इक्वल ही है, तो डिमांड और सप्लाई क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इक्वल रहेगी तो प्राइस क्या रहेगा, एक स्टेबल रेंज में रहेगा। स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा ना एक रेंज के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अनियन है, अनियन का जो प्राइस है कभी 30 चला जाता है, कभी 35, कभी 25, आसपास घूमता है ना, 30, 35। ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि उसकी अगर सप्लाई कम कर दी जाती है, तो खरीदने वाले तो उतने ही है ना, सप्लाई अगर उसकी कम कर दी जाएगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर अनियन की सप्लाई ज्यादा कर दी जाए और बायर खरीदने वाले ना मिले, कम हो जाए, खरीदने वाले कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस उसका डाउन आएगा। आई बात समझ में? अब मैंने फोर्थ जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इट शो ओनली फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। जो बेस कैंडल है, ये देखते ही हमें पता लगना चाहिए कि ये फाइट शो कर रही है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। और ये जो ग्रीन कैंडल शो करती है, ये रिजल्ट शो करती है, इट शो द रिजल्ट ऑफ फाइट इन फेवर ऑफ बायर। मतलब जब ग्रीन कैंडल बनी है तो ये क्यों बनी, क्योंकि इसमें बायर ज्यादा हो गए, तो बायर का रिजल्ट क्या था फाइट के बाद, कि ये मेजोरिटी में आ गए। ये भी ऐसा ही कि जो रेड कैंडल है ये शो करती है क्या, रिजल्ट किसका, फाइट का, किसके फेवर में, सेलर के फेवर में। और ये तो है ही फाइट। ठीक है। अब मैं आपको सेकंड थोड़ा आपको बताता हूं, अगर कोई बेस कैंडल है, अगर कोई बेस कैंडल है, ठीक है, इसका जो कलर है, बेस कैंडल है, ठीक है, ये क्या शो कर रही है, मैं आपको थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस कैंडल है, इट मे बी यह रेड। ठीक है। आई बात समझ में? कोई बेस कैंडल है, वो ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है। ठीक है। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ। ठीक है। बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होगी, या तो ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, क्या होगा, बेस के कैंडल के बाद नेक्स्ट या तो ग्रीन कैंडल होगी, एक केस। सेकंड केस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बेस कैंडल है, या फिर रेड कैंडल होगी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। दो ही केस हो सकते हैं, या तो
बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी, या बेस कैंडल के बाद रेड एक्साइटिंग कैंडल होगी। अब जो बेस कैंडल है ये किसी भी कलर की हो सकती, इट मे बी रेड या ग्रीन। आई बात समझ में? बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें कंसीडर करनी है, शुड बी कंसीडर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल। जो बेस कैंडल होगी उसके जस्ट जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक्साइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? एक्साइटिंग होनी चाहिए। अगर वो एक्साइटिंग होगी तो हमें दो चीजें मिली, एक तो रिजल्ट, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा क्या है कि इस चीज को आई बात समझ में। देखो जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल जो है एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। एक मिनट एक मिनट ये क्या है? बेस कैंडल, बेस कैंडल है। बेस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर करनी है। वो क्या हो सकती है? इट मे बी रेड और ग्रीन। ये भी, ये भी क्या हो सकती है? बेस में बी रेड या ग्रीन। आई बात समझ में? इसमें क्या हो सकता है कि शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल, इट मे बी, इट मे बी ग्रीन या रेड एक्साइटिंग कैंडल। आई बात समझ में? कि जो बेस कैंडल होगी, पहला पॉइंट क्या होगा, जब बेस कैंडल होगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल शुड बी कंसीडर, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? अभी कर देते हैं। शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। बेस कैंडल के जस्ट बाद शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल। सेकंड पॉइंट मैंने बताया एक्साइटिंग कैंडल या बेस कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब बेस कैंडल किसको शो करती है? मैंने अभी भी बताया था आपको, इट शो दी फाइट। बेस कैंडल किसको शो कर रही है? फाइट को। और ये एक्साइटिंग कैंडल है, इट शो द रिजल्ट, इट शो द रिजल्ट ऑफ फाइट। ठीक है, ये रिजल्ट शो कर रही है किसका? फाइट का। ये दो चीजें हमें कंप्लीट देखनी है। क्या? अगर कोई कैंडल है, बेस कैंडल है, क्या है? बेस कैंडल है, बेस कैंडल है, उसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। वो क्या शो करती है? वो फाइट को शो करती है, जो हमने अभी भी पढ़ा। दूसरा मैंने बताया बेस कैंडल के जस्ट बाद अगर कोई कैंडल है वो हमें एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर करनी है। क्या? एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर करनी है, अगर वो एक्साइटिंग कैंडल होगी तो।
ठीक है, अगर वो एक्साइटिंग कैंडल नहीं होगी, बेस ही कैंडल के बाद बेस कैंडल और है, तो हमें उसको बेस मानना, बट उसके अगले ही जो कैंडल होगी एक्साइटिंग कैंडल को कंसीडर करना करेंगे। ठीक है, जो कैंडल एक्साइटिंग होगी उसके जस्ट बिफोर जो कैंडल होगी वो बेस कंसीडर करनी। आई बात समझ में मेरी? या बेस के, जो बेस होगी उसके बाद कंसीडर क्या करनी है, एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर करनी है। तो ये जो एक्साइटिंग कैंडल है ये क्या शो कर रही है, या किसी भी कलर की हो सकती है, या तो ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, और ये क्या शो करती है, फाइट का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फाइट, इट्स शो द रिजल्ट ऑफ फाइट। ठीक है, आई बात समझ में मेरी बात? मतलब पहले क्या हुआ, बायर और जो सेलर हैं, बायर और जो सेलर हैं उनकी पहले क्या हुई, फाइट। इस रेंज में फाइट हुई, इस रेंज में फाइट हुई, ये जो बेस कैंडल की रेंज में। आई बात समझ में? इस रेंज के अंदर फाइट हुई, क्या हुई, फाइट किसकी, बायर और सेलर की। उसके बाद प्राइस क्या होगी, प्राइस आती है डाउन। तो यहां से इस रेंज से हिट करके प्राइस अप साइड जंप कर जाती है। क्या कर जाती है, जब भी प्राइस अप जाके डाउन आती है, तो तब वह फाइट रेंज को जैसे हीट करती है, अप जाके डाउन आती है, और जैसे ये फाइट रेंज को, फाइटिंग रेंज है ना ये है ना फाइटिंग रेंज, इसको हिट करती है, उसके बाद तो प्राइस अप साइड जंप कर जाती है, ये करके अप साइड जंप। वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये फाइट हुई तब ये जो रिजल्ट आया था बायर के फेवर में, जब ये पहले फाइट हुई उसके बाद जब ये रिजल्ट निकला, रिजल्ट किसके फेवर में आया, यहाँ पे बायर के फेवर में आया। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बायर क्या है, ज्यादा है। तो प्राइस का अप जाना ये शो कर रहा है, यहां से प्राइस का अप जाना ये शो कर रहा है कि फाइटिंग रेंज में, इस फाइटिंग रेंज में अभी भी बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। मेरी बात को ध्यान से सुनना आज। मैंने बताया जब ये फाइट हुई, फाइट के बाद जो रिजल्ट आया किसके फेवर में, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जो बनी है फेवर में, बायर के फेवर में। अब इसके बाद प्राइस अप गई। अब प्राइस अप जाने के बाद प्राइस जब डाउन आती है और जो फाइटिंग रेंज को टच करके प्राइस अप साइड जंप कर जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये पहले फाइट हुई थी ना उसके बाद ये रिजल्ट आया था, जब ये फाइट हुई और ये जो रिजल्ट आया था बायर के फेवर में, तो इस फाइटिंग रेंज के अंदर क्या है, अभी भी बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। आई बात समझ में? अगर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते तो यह, तो इस पर यहाँ पर एक बेस और बन जाती, मतलब अगेन बायर और सेलर की फाइट हो जाती। आई बात समझ में? इसमें क्या है, फाइट, फाइट होगी क्या होगा, तो बेस बनेगी। अगर फाइट का रिजल्ट आता है, मतलब फाइट से जीत जाता है कोई, तो क्या बनती है, एक्साइटिंग कैंडल। अगर दोबारा से यहाँ पे फाइट बन जाती, फाइट हो जाती, तो ये बेस ही बन जाती ना, बेस बन जाती, बट बनेगी क्या, एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब है ग्रीन एक्साइटिंग, वो भी ग्रीन एक्साइटिंग का मतलब है बायर क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे इस रेंज में जो ऑर्डर लगाए गए हैं, बाइंग ऑर्डर लगाए गए हैं, वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। और मैंने आपको बताया था ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जो है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्या शो करती है, हाई डिमांड शो करती है। हाई डिमांड किसकी, बाइंग की, बाइंग की। तो इसलिए यहाँ पर सप्लाई ना मिलने के कारण, प्रॉपर बाइंग ऑर्डर ज्यादा होने के कारण प्राइस अप साइड चलेगी। तो अभी भी यहां पर क्या है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर अभी भी है। सेम प्रोसेस सप्लाई जोन में होता है, सेम प्रोसेस क्या होता है, सप्लाई जोन के अंदर होता है। सप्लाई जोन में क्या करते हैं, सम प्रोसेस सप्लाई जोन में होते हैं। वो कैसे होते हैं, देख मैं अब आपको बताता हूँ। पहले क्या हुआ, पहले बायर और सेलर की यहां पर क्या हुई, ये जो कैंडल क्या शो कर रही है, फाइट,
किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। उसके बाद क्या बनी, रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी, रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो ये क्या कैंडल शो करी, ये क्या शो करी, ये शो दी फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। बट इसके जस्ट बाद रेड कैंडल बनी, जो रेड कैंडल, रेड वो भी एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल क्या शो कर रही है, रिजल्ट शो कर रही है ना, मैंने आपको बताया था ना, इट शो द रिजल्ट ऑफ फाइट। ये किसके फेवर में रिजल्ट आया, बायर के या सेलर के, यहाँ पर बायर के फेवर में आया था, यहाँ पर सेलर के फेवर में आया। मतलब किसी चीज की यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी, तो उस चीज की क्या होगी, प्राइस डाउन आ गए। और जैसे ही प्राइस डाउन आके अप जाती है, मतलब मैं यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ, प्राइस यहाँ पे फाइट होने के बाद डाउन आती है, डाउन आके जब भी प्राइस अप जाती है, अप जाके ये जैसे ही फाइटिंग रेंज को हिट करती है तो प्राइस डाउन साइड जंप कर जाती है। वो इसलिए होता है, जब ये फाइट हुई यहां पर और यहां पे जो रिजल्ट आया सेलर के फेवर में, प्राइस का डाउन आना, ये शो कर रहा है कि फाइटिंग रेंज में अभी भी सेलिंग ऑर्डर क्या है, पेंडिंग है। अगर पेंडिंग ना होते तो इस बेस कैंडल के बाद क्या होता, बेस कैंडल ही बन जाती ना, एक्साइटिंग कैंडल क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर पेंडिंग है अभी। तो वो जो ऑर्डर है वो सेलिंग ऑर्डर अभी भी क्या है, इस रेंज में पेंडिंग है। वो जैसे ही पेंडिंग का मतलब अभी भी बेचने बाकी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर यहाँ से फाइटिंग रेंज से प्राइस हिट करती है, उसके बाद डाउन साइड जंप कर जाती है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर जो पेंडिंग थे वो एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं तो यहाँ पे अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण प्राइस क्या हो जाती है, डाउन साइड चली जाती है। आई बात समझ में मेरी, किस किस को ये बात समझ में आई। देखो इस सेशन को आप 2 3 4 जितनी मर्जी आप देख, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन थ्योरी है। अगर इस टाइम पे अगर आपकी पकड़ नहीं बन पाई तो जो एडवांस चीजें हैं वो आपकी रह जाएंगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से सुने, जो मैंने अभी भी आपको बताया है, 2 3 बार इसका रिवीजन करें क्लास का, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये डिपेंड करता है कि जो जो प्राइस है वो कितनी डाउन आएगी इस फाइटिंग रेंज से हिट करके। वो डिपेंड किस पे करता है, ये जो जो फाइटिंग है, इस फाइटिंग के बाद जो एक्साइटिंग कैंडल है वो कितनी है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए मैं पहले यहां पर एक कंपनी ऐड कर देता हूं, मार्केट वॉच में जाके एड स्क्रिप्ट पर क्लिक करके मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, डीएलएफ। डीएलएफ जैसे ही आ गया उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी आ गई डीएलएफ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मार्केट वॉच में अगेन जाके इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका जो चार्ट है वो डीएलएफ का ओपन करता हूँ और मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको देखा, आई बात समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ये बेस कैंडल है ना, बेस कैंडल मैंने अभी भी आपको बताता, उसका कलर रेड भी हो सकता है, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल क्या शो कर रही है, फाइट। देखो फाइट किस रेंज में, यहां से लेके इसका जो हाई लो है इसकी वो रेंज आती है, रेंज का मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, सेकंड क्लास में रेंज क्या होती है कैंडल की, हाई और लो उसके पॉइंट। ये जो हाई है, ये हाई आ गया, ये इसका लो आ गया। अगर आपको ये पॉइंट चेक करने हैं, हाई लो ये रहे, तो इस पे क्या करें, टी प्रेस कर दे और इस पर कर्सर से क्लिक करके देखें कि उसका हाई कितना है, 101.15 पर, लो कितना 72.35। और डायरेक्ट एक्यूरेट अगर लाइन आपने ये रखनी है इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइन, तो उसके लिए क्या करें,
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वो क्या हाई क्या है 101.15। इस ब्लैक बॉक्स में आया है ना, दिख रहा है ना 101.15। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन पर डबल क्लिक करके 101.15 आता है, यहाँ पर मैं वो डाटा फिल कर देता हूँ, उसके बाद में क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये देखो 101.15, और ये आया था कितना, ये आया था 72.35, 72.35। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है। अब देखो इसका जो हाई कितना है 101.15, मैंने भी यही लिखा 101.15। और इसका लो कितना है 72.35, लो ये देखो ये लाइन है। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अभी जो बेस कैंडल बनी है, इसके बाद क्या हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइट किसकी, बायर और सेलर की। इट्स सो दी फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। उसके बाद हमें नहीं पता कि रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन कैंडल बनेगी, किस टाइप की कैंडल बनेगी। ठीक, उसके लिए हम इसका वेट करेंगे। किसी को भी नहीं पता इसके बाद कौन सी कैंडल बनेगी। बायर भी जीत सकते हैं, सेलर भी जीत सकते हैं। हम किसी को ना रोक सकते बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। ठीक है, कोई भी बाय कर सकता है किसी भी टाइम, कोई भी सेल कर सकता है किसी भी टाइम, किसी को कुछ नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता। तो हमें कुछ नहीं पता इसका। तो हम क्या देखते हैं, बेस कैंडल को क्या देखते हैं कि फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कौन सी कैंडल बनी। उसके बाद हम चेक करते हैं ग्रीन कैंडल बनी, वो भी एक्साइटिंग कैंडल है। मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी, ये पहले बेस बनी, उसके बाद शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर करनी है। तो ये क्या एक्साइटिंग कैंडल है, इसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। ये एक्साइटिंग कैंडल, बेस के बाद अगर एक्साइटिंग कैंडल होगी वो कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे क्या हम क्या देख रहे हैं, 101.15 और 72.35 की रेंज में फाइट हो रही है बायर सेलर की। उसके बाद रिजल्ट किसके फेवर में आया, ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल शो कर रही है फाइट बिटवीन, सॉरी ये क्या शो कर रही है, रिजल्ट किसके बीच में, बायर सेलर का जो रिजल्ट किसके फेवर में आया, बायर के फेवर में आया। और ये कैंडल फाइट शो कर रही थी। ठीक है, फाइट के जस्ट बाद जो रिजल्ट आया किसके फेवर में, बायर के फेवर में। मतलब यहाँ पर डिमांड किसी चीज की ज्यादा हो गई, और डिमांड किसी चीज की ज्यादा हो जाती है, तो मैंने अभी भी आपको ये चीज बताई थी, डिमांड ज्यादा हो गई। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल थी ना, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्या शो कर रही है, बायर ज्यादा है किसके कंपेयर, सेलर के। अगर ज्यादा बायर है तो डिमांड ज्यादा होगी, और किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, अप गई है ना। वही हुआ है यहाँ पर भी, अप गई है प्राइस, देखो यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, अब हमें और देखना है कि एक कैंडल और कितनी अप गई है, और अप गई, यहां तक इसने हाई लगा दिया। मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रख देता हूँ, 169.169 पर इसने हाई लगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फाइट हुई, फाइट के बाद रिजल्ट किसके फेवर में आया, बायर के फेवर में। ठीक है, बायर के फेवर में आया। उसके बाद जो फाइटिंग रेंज है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने के लिए एन प्रेस कर दे कीबोर्ड से, और उसके बाद क्लिक कर दे, उसमें लिख दे, मैं लिख देता हूँ फाइटिंग, फाइटिंग रेंज। मैंने आपको अभी भी समझा था, देखो ये रहा, ये फाइटिंग रेंज है बेस की। और जैसे ही प्राइस अप जाके डाउन आती है, डाउन आके इस फाइटिंग रेंज से टच करके प्राइस अप साइड मूव कर देती है। क्यों, क्योंकि इस फाइटिंग रेंज में अभी भी क्या है, बाइंग ऑर्डर क्या है, पेंडिंग है। देखिए, देखते हैं कि प्राइस डाउन आके अप साइड जाती है क्या, अभी भी अब डाउन आ रही है प्राइस, देखो यहां तक आ गई। अब देखो प्राइस डाउन आई, अब क्या हो गया, टच कर दिया इसको। जैसे ही इस रेंज को टच कर दिया, प्राइस ने क्या कर दिया, अप साइड रिवर्स कर दिया। जैसे मैंने अभी 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 बताया था आपको कि जैसे ही इस रेंज को टच करती है प्राइस अप जाके डाउन आती है, तब उसके बाद अप साइड अगेन क्या कर जाती है, जंप कर जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर थे, बाइंग ऑर्डर क्या थे, अभी भी पेंडिंग थे। और देखते हैं कि कितना अप गई, यहां तक गई। अब जैसे ही अप साइड जा रही है, उसके बाद एक बेस कैंडल और इसने बना दी, और उसके बाद दो एक्साइटिंग कैंडल भी बना दी। मतलब एक रेंज यहाँ पे बना दी इसने। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पे यहाँ पे लेके आ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बताया था कि
कंट्रोल प्लस में एच, ठीक है। अब देखो एक रेंज तो ये थी, इस रेंज में तो प्राइस अप जाके डाउन आई और फिर अप चली गई। अब ये रेंज क्या होगी, टेस्टेड। अब नई रेंज ये बन गई, नई रेंज बेस के बाद दो एक्साइटिंग कैंडल, कौन सी, ग्रीन है। उसके बाद फिर एक क्या है, बेस कैंडल, फिर फाइट हुई बायर सेलर की। अब बायर सेलर की फाइट, उसके बाद फिर प्राइस अप चलेगी। अब देखो केस वन, केस टू, दूसरी रेंज ये होगी, दूसरी रेंज ये होगी, देखो एक रेंज ये होगी, ये होगी बेस कैंडल है ना, बेस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, बेस के बाद जो एक्साइटिंग कैंडल होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। अब ये यहां पर ये बेस कैंडल शो क्या कर रही है, फाइट बिटवीन बायर सेलर, और फाइट बिटवीन बायर सेलर, और ये जो कैंडल है ये क्या शो कर रही है, ये रिजल्ट शो कर रही है किसके बीच में, किसके फेवर में, रिजल्ट बायर के फेवर में। मतलब यहाँ पर क्या है, अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है, प्राइस अप गई, प्राइस अप जाके जब डाउन आएगी, इस रेंज में टकराएगी तो प्राइस अप साइड जंप करेगी। और एक ये रेंज है। तो अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट रेंज है हमने ये बनाई है, मैं इसको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। ऐड सिंबल के लिए आप कीबोर्ड पर वन क्लिक करके ये ऐड सिंबल को लेके आ सकते हैं। देखो दो रेंज है ना अपने पास, फर्स्ट रेंज है, सेकंड रेंज है। अब देखो फर्स्ट रेंज में जैसे ही अब जाके प्राइस डाउन आ गई तो अप साइड मूव करेगी, यहाँ पे हिट हो गई इस रेंज में, हिट होने के बाद देखेंगे कि अप साइड जंप कर रही है क्या। देखो ये हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। अब देखो मैंने अभी भी आपको दो चीजें बताई हैं, क्या, वन, ये बताया था कि यहाँ पे फाइट हुई, फाइट के बाद प्राइस अप, जैसे ही प्राइस डाउन आती है इस फाइटिंग रेंज को टच करके प्राइस अप चली जाती है। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, प्राइस अप चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है, मतलब जो ऑर्डर है ना बाइंग के, वो अभी भी पेंडिंग थे, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे डाउन आके अगेन एग्जीक्यूट हुए और दोबारा इन्होंने बाइंग का ऑर्डर और लगाया, तो जिसके कारण प्राइस अप चलेगी। दूसरा, जब भी प्राइस अप जाती है तो यहाँ पे बीच में भी उन्होंने एक रेंज बनाई जिसमें फाइट हुई यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, यहाँ पे प्राइस हिट करके अप चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो बाइंग ऑर्डर थे वो भी पेंडिंग थे। अब बच गई कौन सी, ये वाली, ये वाली तो टेस्टेड होगी, ये वाली भी टेस्टेड होगी, अब बच गई ये। समझ आई मेरी बात। अब देखते हैं कि प्राइस क्या बोल रही है। फर्स्ट टेस्टेड हो गई, यहां से टेस्टेड होगी, ऊपर चली गई, उसके बाद दोबारा फिर डाउन आई, यहां पर इस रेंज में आई, दोबारा फिर डिप में, डिप में आने के बाद थोड़ी ही अप चलेगी, बट यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, मतलब जो इसका जो लो था इसने यहाँ पे तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ पे टेस्टेड हो चुकी थी एक बार। अब बच गई कौन सी, सेकंड, सेकंड रेंज बच गई ना। अब जैसे ही सेकंड रेंज आएगी, सेकंड रेंज में प्राइस आएगा, प्राइस आया, सेकंड रेंज में हिट हुई, हिट होने के बाद प्राइस अप साइड जंप करती है, प्राइस क्या करती है, अप साइड जंप करती है। देखो इस रेंज में प्राइस आई है, यहां से आई, आई इस रेंज में प्राइस, उसके बाद प्राइस ऑल टाइम हाई चलेगी, ये रही। देखो आज 7777 प्राइस है, और आज जो डेट है, आई बात समझ में। मैंने आपको बताया कि ये जो जब भी फाइट होती है किसकी, बायर और सेलर की, और फाइट के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके बाद, देखो यहाँ पे फाइट हुई थी बायर सेलर की, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, बायर के फेवर में। तो इस रेंज में जब भी प्राइस अप जाके डाउन आएगी, इस रेंज में टच करेगी तो प्राइस अप साइड जंप करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इस रेंज के अंदर क्या है, बाइंग ऑर्डर अभी भी पेंडिंग थे। और जो बाइंग ऑर्डर जो है, इतना जो इस टाइप का, पहले हमें ये पता करना है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बहुत ज्यादा ऑर्डर लगाते, बहुत ज्यादा, मतलब 1 CR शेयर बाय करते हैं, 2 CR शेयर बाय करते हैं, 3 CR शेयर बाय करते हैं, मतलब जो करोड़ों में ऑर्डर लगाते हैं।
ठीक है, शेयर्स का बाय करने के लिए। वो इस टाइप का जोन क्रिएट करते हैं, और वो क्या करते हैं, इस रेंज से बाहर बाय नहीं करते, इस रेंज के ही अंदर बाय करते हैं। अगर इस रेंज के अंदर उन्हें जितने सेलर थे, उन सेलरों से फाइट की, उसके बाद वो बायर जीत गए, मतलब जो यहाँ पर सेलर टिक नहीं पाए, मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया, जिससे क्या हो गया, जो प्राइस अप चलेगी। बट अभी भी क्या है कि उनके सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। समझे मेरी बात? अगर ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुए इस रेंज के अंदर, तो प्राइस अप चली जाती है। ठीक है, अब प्राइस अप चली गई, तो अब जब भी ये प्राइस डाउन आएगी, जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर थे, बाइंग ऑर्डर जो पेंडिंग है, वो यहाँ पे आने के बाद दोबारा क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होंगे तो उसके बाद प्राइस अप ही चली जाएगी, अप ही जाएगी ना, क्योंकि पहले क्या शो करता था यहाँ पे, पहले भी फाइट किसके फेवर में, रिजल्ट किसके फेवर में था, बायर के फेवर में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या की बाइंग ऑर्डर लगाया गया था, और दोबारा अगर उसी रेंज में आएगी, तो वहां पर जो पेंडिंग ऑर्डर थे बाइंग के, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण प्राइस अप चली जाती है। आई बात समझ में? अब हमें देखना है कि प्राइस कितनी अप जाएगी। उसके लिए हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देखना पड़ेगा, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए मैं आप यहाँ पर कुछ डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा नोट करें। कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ उनको। अभी भी हमने जो एग्जाम्पल लिया था डीएलएफ कंपनी का, इसको हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा एक बार और देखें ध्यान से। देखें, यहाँ पर मैंने बताया था कि रेड कैंडल, ओ सॉरी, बेस कैंडल थी, बेस कैंडल फाइट शो करी, उसके बाद दो क्या है, एक्साइटिंग कैंडल, वो भी ग्रीन है। तो यहाँ पर जो जोन क्रिएट किया गया है, इसको बोलते हैं हम डिमांड जोन। समझे आई मेरी बात? बेस कैंडल के जस्ट बाद अगर रेड एक्साइटिंग कैंडल होगी, सॉरी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी, तो इसको बोलेंगे हम डिमांड जोन। ठीक है, अगर बेस कैंडल के जस्ट बाद, देखो यहाँ पे ये रही बेस कैंडल है ना, ये बेस कैंडल के जस्ट बाद रेड एक्साइटिंग कैंडल है, जिसका बॉडी पार्ट ज्यादा है, तो ये जो जोन है, इस जोन का मतलब है, ये जो रेंज है इसकी, ये वाली, इस रेंज के अंदर जो ये यहाँ पर
क्या थी, प्राइस अप जा रही थी, उसके बाद फाइट हुई, बाहर चल रही, फाइट होने के बाद प्राइस डाउन आई, प्राइस डाउन आई, तो यह डाउन आने का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो गई कंपेयर टू डिमांड, तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। आई बात समझ? तो मैंने अभी जो चार्ट पर जो बनाई है, ये बेस के कैंडल के बाद अगर एक वन रेड एक्साइटिंग कैंडल होगी तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिमांड जोन, इसको बोलेंगे। अगर रेड एक्साइटिंग कैंडल के बाद एक स्ट्रोंग एक्साइटिंग कैंडल है, इस ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रोंग डिमांड जोन। और लगातार बेस कैंडल के बाद लगातार दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, तो इसको बोलेंगे वेरी स्ट्रोंग डिमांड जोन। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि बेस कैंडल के बाद अगर सेलिंग बाइंग प्रेशर का मतलब रेड ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल अगर वन है और थोड़ी ही बड़ी है इस कैंडल से, तो उस यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है डिमांड जोन, ये नॉर्मल डिमांड जोन है। मतलब यहाँ से क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, ये देखो यहाँ पर ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनी है ये वाली, इस रेंज के अंदर फाइट हुई है। और जहाँ यहाँ से क्या होगा, अगर प्राइस डाउन आएगी तो जो प्राइस अप जाने के चांस थोड़ी ही अप जाएगी, यहाँ से थोड़ा ही अप जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो फाइटिंग रेंज के अंदर जब प्राइस अप जाके फाइटिंग होने के बाद प्राइस अप जाती है और अप जाके जब प्राइस डाउन आती है, तो यहाँ से हिट करके प्राइस के अप जाने के चांस थोड़े ज्यादा हैं इसकी कंपेयर। और जो थर्ड मैंने आपको बताया है वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ये जो फाइटिंग रेंज है, इस फाइटिंग रेंज के बाद जो प्राइस अप गई है, तो प्राइस अप जाने के बाद जो जब प्राइस यहाँ से डाउन आएगी और इस फाइटिंग रेंज में हिट करेगी, तो प्राइस के अप जाने के चांस बहुत ज्यादा होंगे कंपेयर टू सेकंड और कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन किसको कंसीडर करेंगे हम, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन उसको कंसीडर करेंगे कि बेस कैंडल के बाद लगातार दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, तब हम उसको स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मानेंगे। और नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्या होगा, एक ही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल होगी किसके बाद, बेस के बाद, तो उसको में प्राइस हिट करने के बाद थोड़ा ही अप जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको दिया था, अभी अभी दिया था, तो इसी को हम लेंगे। यहाँ पर क्या था, मैं इन सभी लाइनों को एक बार डिलीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आप इसी पर फोकस करें। यहाँ पर फाइट हुई, फाइट के बाद क्या हुआ, दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है ना, दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है ये वाला। अब यहाँ पे जो फाइटिंग रेंज है, फाइटिंग रेंज कहाँ पर, ये वाली फाइटिंग रेंज के बाद आप देखेंगे कि दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दी, उसके बाद फिर बेस कैंडल बना दी, उसके बाद दो ग्रीन और एक्साइटिंग कैंडल बना दी, मतलब लगातार चार ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। मतलब ये जोन कौन सा है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला आ गया, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आ गया। वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का मतलब है जब भी इसके अंदर प्राइस हिट होगी और स्ट्रॉन्ग जाएगी, उसके चांस मतलब स्ट्रॉन्गली अप जाएगी, उसके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस डाउन आई, अप जाके प्राइस डाउन आई तो उसमें हिट हुआ, हिट होने के बाद प्राइस का अप जाने का चांस जो होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब अप जाते जाते इसने क्या किया, अब ये वाला डिमांड जोन बना एक, तो यहाँ पर भी बेस है ना, ये रहे, इस बेस के बाद दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है इसके बाद, तो इसमें कौन सा आ गया, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग आ गया, यही आ गया ना वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जब भी इसमें प्राइस आएगी तो प्राइस के अप जाने के चांस ज्यादा होंगे। उसके बाद एक जो यहाँ पर भी डिमांड जोन बनाया गया है, इसकी रेंज ये वाली है, इसका जो हाई क्या है, हाई पर हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ और लो पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दूं। इसके बाद इस बेस के बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो इसके बाद प्राइस के अप जाने के चांस कितने हैं, देखिएगा इसमें ये आ गया ना, मतलब स्ट्रोंग है, वेरी स्ट्रोंग तो नहीं है ना, मतलब स्ट्रोंग है ये डिमांड जोन।
स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इस जब भी इसमें प्राइस हिट करेगी तो प्राइस के अप जाने के चांस और भी ज्यादा होगी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जब भी प्राइस आएगी, वन ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगी, तो उसके प्राइस के अप जाने के चांस फाइटिंग रेंज से हिट करके अप जाने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। मतलब अभी ये चीज आपको समझ में आई तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ना समझ में आई हो तो। जैसे एक फाइटिंग कैंडल है, फाइटिंग कैंडल मतलब बेस कैंडल, बेस कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल थोड़ी छोटी है, वो एक्साइटिंग कैंडल तो होनी चाहिए बट थोड़ी छोटी है, नॉर्मल सी है, तो नॉर्मल डिमांड जोन हो गया है। अगर एक्साइटिंग कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। और जब लगातार दो कैंडल हो तो उसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। आई बात समझ में? सेम एज इट इज होता है किसमें, सप्लाई जोन में। मैं थोड़ा ये चीजें एक बार बना दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं इसको पेंट कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर विजिबल हो जाए। आई बात समझ में? अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। बेस कैंडल, बेस कैंडल क्या शो करती है, फाइट किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। अब फाइट के बाद ये जो कैंडल बनी कौन सी, रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी। रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी तो ये वाला क्या है, इसका रेंज है। इस रेंज को मैं इस टाइप से कंसीडर कर लेता हूँ, फाइटिंग रेंज है ये। इस जोन की फाइटिंग रेंज ये है और इस जोन की फाइटिंग रेंज ये है। ठीक है, मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल क्या करती है, बायर सेलर की फाइट, उसके बाद जो रिजल्ट किसके फेवर में है, सेलर के फेवर में। जैसे ही प्राइस सेलर के फेवर में रिजल्ट आ तो प्राइस डाउन आएगी। प्राइस डाउन आके जब अप जाती है तो अप जाके जब प्राइस जो डाउन आने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं इस केस में। और इस केस में क्या होता है, जब फाइट के बाद प्राइस अच्छी खासी डाउन आती है, उसके बाद प्राइस अप जाती है, तो अप जाके जो फाइटिंग रेंज हुई थी ना, तो उसके बाद प्राइस के डाउन आने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू फर्स्ट। और इस रेंज में जब लगातार दो रेड एक्साइटिंग कैंडल हो बेस कैंडल के बाद, तो जो प्राइस अच्छी खासी डाउन आएगी, डाउन आने के बाद जब भी प्राइस अप जाएगी, तो जब भी फाइटिंग रेंज से हिट करेगी तो प्राइस के डाउन आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम इनको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम
नॉर्मल सप्लाई जोन, ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, इसको बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। आई बात समझ में? हमने क्या देखा है कि बेस कैंडल के बाद अगर दो एक्साइटिंग कैंडल होगी तो वो जोन क्या होगा, वो ग्रीन भी हो सकता है या वो रेड भी हो सकता है। अगर रेड हुआ तो वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन होगा, अगर ग्रीन है तो वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। हमें ऑलवेज कंसीडर कौन सा करना है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ही कंसीडर करना है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवा दूं, मैंने अभी भी लिखवा था यहाँ पे, इसको मैं बोल्ड करवा कर देता हूं। शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल, मैंने ये पहले भी आपको बोला था। आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला कि शुड बी कंसीडर ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल, इट मे बी वन, इट मे बी टू आफ्टर बेस। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल तो कंसीडर करनी है बेस के बाद, तो ये वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है। अब मैंने बताया कि जब भी डिमांड जोन में प्राइस अप जाके डाउन आके इस फाइटिंग रेंज में हिट करती है तो प्राइस के अप जाने के चांस किस पर डिपेंड करता है, कि उस बेस कैंडल के बाद कितनी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। और हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाले ही डिमांड जोन को फॉलो करना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रेड एक्साइटिंग कैंडल वाले सप्लाई जोन को ही फॉलो करना है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से प्राइस अप जाके डाउन के इसमें प्राइस हिट करती है ना फाइटिंग रेंज, उसके बाद अप जाने जाती है। तो ये अब क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती थी, पहले फाइट थी, फाइट के बाद रिजल्ट किसके फेवर में था, बायर। तो यहाँ पर बाइंग जो ऑर्डर थे वो भी पेंडिंग है, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फाइटिंग, दोबारा फाइटिंग हो सकती है, उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट निकलता है वो क्या है कि अप साइड जाती है प्राइस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बाइंग पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ पर क्या थे, सेलिंग ऑर्डर क्या थे, पेंडिंग थे। आई समझ में? तो यहाँ पे अगर प्राइस बहुत ज्यादा अप गई तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे होंगे ना। तो ये चीज क्या है कि जहां से जब भी इस फाइटिंग रेंज में हिट करती है तो प्राइस के अप जाने के चांस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हमें कंसीडर कौन सा, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर करना है। मतलब बेस के बाद टू या थ्री एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। कर लोगे इतना, आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और चीजों का रिवीजन करना, नोट्स बनाना, जैसे ही अब ये सेशन कंप्लीट हो गया तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी आप देख सकते हो, बट अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। मैं जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होंगे आपको कंप्लीट नोट्स भी दूंगा, बट उससे पहले आपको भी थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप रिवीजन करने के लिए दोबारा ये क्लास ना देखनी पड़े, तो आप अपने नोट्स को चेक करके ही अपना इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा अगर आप हैंडमेड नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। थैंक यू।